क्या अगले 2-3 साल के लिए ईवी लेना वर्थ है? इतना हेवी कॉस्ट इन्वेस्ट करके क्या मुझे सच में ये फ़ायदा देगा? क्या मैं ईवी लेने के बाद एक दायरे में फँस तो नहीं जाऊँगा रेंज एंग्ज़ायटी की वजह से? हम हर एक चीज़ आज डिटेल में कवर करेंगे। आज का वीडियो खास उनके लिए है जो ईवी लेने की प्लान कर रहे हैं लेकिन उनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। सो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका केवल मैं 1 मिनट का टाइम लूँगा। अगर आप पुणे में रहते हैं या फिर पुणे के आसपास रहते हैं और आपके जान-पहचान में ऐसा कोई परिवार है जहाँ पे किसी का इलाज फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रुका है, किसी के पास मेडिसिन खरीदने के या फिर अपना इलाज खरीदने के लिए फाइनेंशियल जिसको हेल्प चाहिए, या फिर कोई ऐसा परिवार जहाँ पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से स्कूल यूनिफ़ॉर्म खरीद नहीं पा रहे या फिर बुक्स खरीद नहीं पा रहे, तो ऐसे जेन्युइन परिवारों को पुणे के आसपास मैं पर्सनली हेल्प करना चाहूँगा। मैंने सिर्फ पुणे इसलिए कहा है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में कवर नहीं कर सकता हूँ, मैं पर्सनली विजिट नहीं कर सकता हूँ और आजकल ऑनलाइन स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं, तो ऐसे अकाउंट्स को वेरीफाई करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ, मेरे लिए जब जब पॉसिबल हो, जब जब मैं फ्री हूँ सिटी में, मैं ऐसे परिवारों को पर्सनली मिलना चाहूँगा और जितना हो सके मेरी तरफ से पर्सनल हेल्प मैं करना चाहूँगा। तो आपको मैंने ईमेल एड्रेस दिया है, स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले किया है। उस ईमेल एड्रेस पे आप ऐसे परिवारों का डिटेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ शेयर कर सकते हो और मैं पर्सनली जाके उनसे मिलूँगा। हम कोई भी फंड रेज़ नहीं कर रहे, आपके एंड से कोई भी फाइनेंशियल हेल्प हमें नहीं चाहिए। जो कुछ भी भगवान ने हमको दिया है, ये सर्विस सेंटर, ये शोरूम, आप सबका प्यार, आप सब कुछ लिंक पे जाके प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, उसका कमीशन भी हमको मिलता है। तो ये सब हम आपके थ्रू जो मिल रहा है, हम ऐसे परिवारों को पास ऑन करना चाहेंगे। तो ये सिर्फ मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, आपका भी कंट्रीब्यूशन है। आपने सब्सक्राइब किया तब जाके मेरे प्रोडक्ट अमेज़न पे वगैरह मैं सेल कर पा रहा हूँ, तो आपका भी इसमें बहुत सारा योगदान है। तो हम सब मिलके ऐसे परिवारों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, एक हमारा छोटा-सा इनिशिएटिव है। तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कीजिएगा और सीधा टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो में जब भी कोई हेल्प मिले, वैल्यू मिले, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे बंदों के साथ शेयर कर सकते हो जो ईवी लेने की प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईवी किसने लेनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो लोग सिर्फ विद इन सिटी ड्राइव करते हैं और जिनका डेली रनिंग 50 से लेके 120 किलोमीटर तक का पर डे रनिंग है विद इन सिटी, उनके लिए ईवी एक आइडियल चॉइस बन जाती है। उसके अलावा आपके घर में और आपके ऑफिस में अगर चार्जिंग का एक्सेस है दोनों जगह पे, तो ऐसे लोगों ने ईवी ज़रूर परचेस करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, जो बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे इंफ्रा अच्छा खासा रेडी है ईवी के लिए, ऐसे लोगों ने ईवी की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा आप ईवी को एज अ सेकंड कार अभी देख सकते हो। सेकंड कार मतलब मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक स्कोडा स्लाविया है, मुझे कहीं भी आसपास जाना होगा तो मैं ये गाड़ी हमेशा निकाल के जा नहीं सकता हूँ। माइलेज कंसर्न्स है, बहुत कुछ चीज़ें आती है, तो ऐसे में ईवी आपके लिए एज अ सेकंड कार एक बहुत ही अच्छी आइडियल चॉइस बन जाती है। तो ये हमने देखा कि शॉर्ट में ईवी किसने लेना चाहिए, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम देखेंगे किसने ईवी को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप मोस्टली हाईवे पे ड्राइव करते हो या फिर आप रूरल सिटी में रहते हो तो आपने ईवी अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जिनके पास कोई फिक्स्ड पार्किंग नहीं है और जिस अपार्टमेंट में चार्जिंग की सुविधा भी नहीं है, ऐसे लोगों ने भी ईवी को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ईवी का रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है लेकिन ये ज़्यादा एक्सेसिबल है नहीं, तो आपको इंश्योर करना है आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ पे ईवी का सेटअप प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि आपके जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क होती है, वहीं पे अगर चार्जिंग की सुविधा नहीं है तो शायद आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप अनप्रिडिक्टेबल लॉन्ग ड्राइव फ्रीक्वेंटली करते हो, जैसे कि मुझे करना पड़ता है, मैं रिसेंटली मैंगलोर जाके आया, उसके बाद वडोदरा जाके आया, दमन जाके आया, तो कोई आगे का प्लान नहीं कल मुझे कौन से शहर में जाना है, तो ऐसे में ईवी का रेंज एंजाइटी और ईवी आपको बहुत ही प्लान करके चलानी पड़ती है। मुझे अगर यहाँ से कोल्हापुर जाना है, सबसे पहले मैं देखूंगा कि यार कितने चार्जिंग ऑप्शंस मेरे पास है, कितने किलोमीटर तक का मुझे वन गो में ट्रैवल करना है, बहुत कुछ प्लान करके जाना पड़ता है। अगर आपके लाइफ में अनप्लान ट्रैवल कभी भी आता है मेरे जैसे, तो आपको ऐसे में ईवी अवॉइड करना चाहिए एज अ प्राइमरी कार। इसके अलावा जिनको फ्यूल रिफिलिंग के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं भी चल दिए, पेट्रोल भरा लिया, डीजल भरा दिया, निकल गए, जिनके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी है, ऐसे बंदों ने भी ईवी को अवॉइड करना चाहिए। रिफ्यूलिंग का आपको थोड़ा बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है।
इसके अलावा जो बजट बायर्स है, देखिए ईवी का रनिंग कॉस्ट तो काफ़ी कम है, लेकिन आपको अपफ्रंट कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर आप एक बजट बायर हो तो आपको एक बार आपका कैलकुलेशन क्लियर करना चाहिए। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने ईवी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी को कंपेयर किया था। वहाँ पे कोई एक फ्यूल मैं आइडल नहीं कहता हूँ, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फ्यूल हमको सूट कर सकता है। जो सिटी में ड्राइव करते हैं उनको ईवी सूट कर सकता है, जो हाईवे पे ड्राइव करते हैं उनको डीजल सूट कर सकता है। तो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, वो कैलकुलेट करने का हमने मेथड बनाया है। बहुत लोग उसमें डिबेट कर रहे हैं, पेट्रोल बेस्ट है, डीजल बेस्ट है, ईवी बेस्ट है। बेस्ट कोई नहीं होता, सब कुछ अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि ईवी किसने लेनी चाहिए, ईवी किसने नहीं लेनी चाहिए। अब इसके हम कुछ प्रोज और कॉन्स देखते हैं। इसमें कुछ अच्छाइयाँ है, कुछ बुराइयाँ है, फायदे नुकसान देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोज देखेंगे। प्रोज में सबसे पहला कॉस्ट है इसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है। 1 से लेके ₹1.5 तक आपको पर किलोमीटर का रनिंग पड़ता है, जो कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी हर एक फ्यूल से काफ़ी आपको कम पड़ता है। इसके अलावा इसमें कोई इंजन ऑयल का झंझट नहीं है, कोई क्लच नहीं है, कोई भी मेजर मूविंग इसमें पार्ट्स नहीं होते हैं। सो कोई भी पार्ट्स का वेयर एंड टेयर का या फिर मेंटेनेंस का आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस का झंझट है नहीं। इसके अलावा इसका ड्राइव बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही साइलेंट है। और जहाँ तक पावर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सबसे बेस्ट आपको पावर आपको ईवी में मिलता है। सबसे बढ़िया आपको जो टॉर्क है, जो क्विक रिस्पॉन्स है, वो आपको ईवी में ही मिलता है। तो जिनको बहुत ही स्पिरिटेड ड्राइविंग पसंद है, ईवी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, कोई भी ईवी हो। इसके बाद इसमें आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ है, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, रजिस्ट्रेशन वेवर आपको मिलता है। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे जगहों पे फ्री पार्किंग भी मिलती है। ईवी के अपने थाट है। आपने बड़े-बड़े मॉल्स में, कुछ ऑफिस स्पेसेस में, कुछ सोसाइटीज़ में देखा होगा ईवी के लिए अलग सा पार्किंग बनाया होता है। तो ये भी आपको कुछ लग्जरीज़ जहाँ पे इंफ्रा रेडी है, वहाँ पे आपको मिल जाती है। अब हम देखेंगे ईवी के कॉन्स क्या-क्या है। तो सबसे पहला चीज़ है, इसका अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। 3 से लेके 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है सेम वेरिएंट के लिए। अगर कोई पेट्रोल गाड़ी आपको 10 लाख में मिल रही है, तो वही आपको ईवी शायद से 14 या फिर 15 या फिर 16 लाख तक भी आपको मिल सकती है, सेम गाड़ी ईवी ऑप्शन में। तो जो लोग सोच रहे हैं कि रनिंग कॉस्ट कम है, आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि आप ऑलरेडी 4-5 लाख एक्स्ट्रा पे करके वो गाड़ी ले रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि आप ऑलरेडी आपका रनिंग कॉस्ट एडवांस में पे करके गाड़ी ले रहे हो। कैलकुलेट आपको ज़रूर करना चाहिए आपके रनिंग के हिसाब से। उसके बाद आपको, आप जितना पैसा पे कर रहे हो, उसी पैसे में आपको पेट्रोल या फिर डीजल की हायर सेगमेंट कार मिल सकती है। जैसे कि मैंने अगर हैचबैक ली है, ईवी की हैचबैक मैंने अगर ली है, और मैं देखता हूँ उतने ही पैसों में दूसरी क्रेटा जैसे साइज़ की गाड़ी मेरे सामने से जा रही है, तो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं खलता है, यार मैं शायद बड़ी साइज़ की गाड़ी ले सकता था। तो ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए। आप एक सेगमेंट छोटी कार आप सेम प्राइस में ले रहे हो, वही आप पेट्रोल डीजल लोगे तो आपको एक या फिर 2 सेगमेंट बड़ी कार भी आ सकती है। इसके बाद ईवी की सबसे बड़ी और जानी-मानी दिक्कत है इसका रेंज एंग्ज़ायटी, वो भी हाईवे ट्रिप्स पे। ईवी में से आप कहीं पे भी अनप्लान्ड ट्रिप आप कर नहीं सकते हो। ईवी को आपको हमेशा कैलकुलेट करके ही निकलना होता है। हाईवे ट्रिप को आपको हमेशा एक एंग्ज़ायटी रहेगा कि यार मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे चार्जिंग मिलेगा कि नहीं। मैं रिसेंटली दिव्यागढ़ गया था, तो उस पूरे रोड में एक ही चार्जिंग का ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे भी डर लगता है कि अगर वो भी चार्जिंग का ऑप्शन बंद हुआ, तो मैं वहाँ से वापस गाड़ी ला नहीं सकता हूँ। तो जस्ट मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, आपको ईवी के केस में हर एक ट्रिप को प्लान करके, कैलकुलेट करके ही निकलना होता है, और आपको साथ में बैकअप भी कंसिडर करके चलना होता है। अगर आपके ट्रिप में कोई एक चार्जिंग स्टेशन है, तो आपको कम से कम उसका और एक बैकअप विदिन 50 किलोमीटर्स है कि नहीं, ये इंश्योर करके चलना होता है। और सब कुछ प्लान करने के बाद भी एक एंग्ज़ायटी हमेशा मन में रहती है, आप ड्राइव को एन्जॉय नहीं कर पाते हो। तो प्लान्ड अगर आप ट्रिप कर रहे हो तो येस, आप ईवी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा अनप्लान्ड कोई भी ट्रिप करना पड़ता है बिज़नेस पर्पज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, तो ईवी आपके लिए नहीं बनी है। मैं मोस्टली ट्रैवल करता हूँ मैंगलोर, वडोदरा, दमन ऐसे शहरों में, और आई डोंट थिंक कि मैं ऐसे शहरों में कभी ईवी लेके अनप्लान्ड ट्रिप में कर पाऊंगा। चार्जिंग स्टेशंस है, लेकिन मुझे कभी-कभी बहुत रिमोट एरिया में जाना भी पड़ता है, वहाँ पे ईवी लेके जाना कन्वीनियंट ऑप्शन है नहीं। तो ये है रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम, ईवी में सबसे बड़ा कौन है। दूसरी चीज़, अगर इंफ्रा अपना बढ़ भी जाता है, तो भी इसका रिफ्यूलिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगला पॉइंट भी वही है कि इसका चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई ट्रिप प्लान करते हो,
अगर आपको 200 किलोमीटर चलना है तो आप सोचते हो कि यार मैं 5 साढ़े 5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, वही अगर ईवी हो तो आपको 1 घंटा बफर पकड़ के चलना पड़ता है। 1 घंटा इसलिए चार्जिंग को, भले ही 15-20 आधा घंटा लगता हो, लेकिन अगर वहाँ पे एक ही चार्जिंग स्टेशन है और भी गाड़ियाँ वहाँ पे होगी तो आपको क्यू में भी वेट करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ आपको कंसिडर करके आपका ट्रैवल प्लान करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट, इमरजेंसी के लिए ईवी अगले 2-3 साल में आपके लिए चॉइस नहीं है। हाँ, सिर्फ रनिंग कॉस्ट आपके लिए कंसर्न है, विद इन सिटी ड्राइव है तो अच्छा है, लेकिन ये सब सिनेरियो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे ईवी लेने से पहले। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ आप प्लान ट्रैवल ही कर सकते हो, और लॉन्ग रन में 7 से 10 साल के दौरान आपको शायद बैटरी रिप्लेस करनी पड़ सकती है। अब काफ़ी सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में कि यार अभी लाइफ टाइम फ्री वारंटी दी जा रही है, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं। देखिए, जो वारंटी आपको दिया जा रहा है वो अच्छी है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। दूसरी चीज़, अगर आप ईवी लेते हो आपको नई ईवी ही लेनी पड़ेगी, तभी आपको लाइफ टाइम लाइफ टाइम वारंटी एप्लीकेबल है। अगर आप गाड़ी के सेकेंड ओनर हो ईवी के, तो आपके लिए वो वारंटी वैलिड नहीं कहलाती। इसके अलावा उसमें काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। आपको सर्विस सेंटर से ही गाड़ी हमेशा सर्विस करनी है। आप कोई भी इसमें लोकल पार्ट्स इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, आफ्टर मार्केट फिटिंग नहीं कर सकते हो, कोई एक्सेसरी बिठा नहीं सकते हो, और उनका जो एनुअली सब्सक्रिप्शन है कनेक्टिविटी वाला, आपको हमेशा एक्टिव रखना पड़ता है। जिस दिन वो डीएक्टिवेट हो गया, आपने कंटिन्यू नहीं किया, तो आपकी जो वारंटी है वो भी वॉइड हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हो तो आपको वारंटी मिल जाती है। जो भी 15 साल या फिर लाइफ टाइम वारंटी क्लेम की है वो आपको मिल जाती है, लेकिन इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ही कम है। अगर आप ईवी लेके 4-5 साल यूज़ करके बेचने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप इसका अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ही हाई दे के आप ईवी परचेस कर रहे हो, और आपको सेल करने के बाद रीसेल भी आपको काफ़ी कम मिलती है। दूसरी चीज़, जो खरीदने वाला बंदा है उसके लिए कुछ भी चीज़ फ़ायदे की नहीं है। सबसे पहले उसको बैटरी का कोई भी वारंटी नहीं मिलता है, और उसने खरीदने के बाद 7-8 साल बाद उसको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है, जिसका कॉस्ट लगभग 3 से लेके 5 लाख रुपए तक का आता है। तो सेकेंड हैंड ईवी लेना बिल्कुल भी अच्छी चॉइस नहीं है, आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। लेनी हो तो नई लीजिए। अगर आप नहीं लेते हो तो आपको ये सब चीज़ें कंसिडर करनी होगी वारंटी को बरकरार रखने के लिए। तो यहाँ पे हमने कवर किया ईवी किसने लेनी चाहिए, किसने नहीं लेनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप एक ईवी ओनर हो तो आपके एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल भी ईवी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने बहुत लोग देखे जिनका मोस्टली ड्राइव हाईवे पे और या फिर रूरल एरियाज़ में होता है, वो आज की डेट में बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही कैलकुलेट करके ईवी परचेस करनी है, या फिर उसको आप एज अ सेकेंडरी कार ले सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी नीडी फैमिली किसी भी फाइनेंशियल हेल्प की तरफ देख रही है, तो छोटा ही क्यों ना हो, हम ज़रूर उनकी हेल्प करना चाहेंगे। आप प्लीज़ उनकी डिटेल शेयर कर दीजिएगा। तो आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज थोड़ा जल्दी में हो तो वीडियो एक शॉर्ट में ही कवर कर लिया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप ड्राइव करते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी ड्राइव मत करना, और अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी टू व्हीलर मत चलाना। हमेशा की तरह जो भी मस्ट हैव एक्सेसरीज है उसका मैंने लिंक आपको यहाँ पे दिया है, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। इसमें डैश कैम है, टायर इन्फ्लेटर है, सनशेड्स है, जो कोई भी गाड़ी में लगने वाली चीज़ है सबका मैंने आपको लिंक दिया है, वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। और इनडायरेक्टली क्यों ना हो, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो ऐसे नीडी परिवारों को हेल्प करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ।